नमस्कार। आज हम पढ़ रहे थे तुलसी के सामाजिक मूल्य। निबंध है आपके कोर्स में डॉक्टर रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षा के आधार स्तंभ हैं और ये निराला के अत्यंत निकट रहे हैं। इनका संबंध जो है प्रत्यक्ष वो अंग्रेजी साहित्य से रहा, परंतु हिंदी साहित्य में इनकी जो विद्वता है वो अनुपमेय है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने हिंदी जगत में आलोचना साहित्य को एक नया रूप दिया और इनका ये विशेषकर प्रगतिशील साहित्यकार या आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी साहित्यिक समीक्षाओं में इनका प्रखर व्यक्तित्व, निर्भीक निर्णय, स्पष्टता और साफ गोई को विशेष स्थान प्राप्त है। वे जो भी कहते हैं उनमें कहीं शिथिलता नहीं है। इनकी कल्पना शक्ति और प्रकृति निरीक्षण क्षमता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अतः वे आलोचक के रूप में जितने स्पष्ट और प्रखर और निर्भीक है, कविता के क्षेत्र में भी वे उतने ही प्रखर और कोमल, सौंदर्य पारखी और ग्रामीण प्रकृति के अंचल में बिखरी रूप तरंगों के चितेरे दिखाई देते हैं। कवि और लेखक दोनों ही रूपों में उनकी प्रगतिशीलता सदैव उनके साहित्य में उनके साथ में रहती है। निराला साहित्य के वे गहन अध्येता हैं। इन्होंने मूल रूप से आस्था और सौंदर्य, राष्ट्रभाषा की समस्या, निराला परंपरा और प्रगति, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, विराम चिन्ह, भाषा और समाज आदि आलोचक कृतियां लिखी हैं। इनके निबंधों को विचारात्मक साहित्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। इन्होंने 3 प्रकार के निबंध लिखे हैं। पहले कृति संबंधी, दूसरे कृतिकार संबंधी और तीसरे साहित्यिक प्रवृत्ति संबंधी। इस दृष्टि से इनके निबंधों को शिल्प की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। गंभीर विचारात्मक और समीक्षात्मक निबंध, जिनमें शुष्क से शुष्क और गंभीर से गंभीर विषय को भी आत्मीयतापूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे प्रकार के निबंध वे हैं जो व्यावहारिक विषयों पर लिखे गए हैं। शैली वक्रतापूर्ण, व्यंजनागर्भित और कलात्मक है। भाषा की स्पष्टता, ओज, सहजता को विशेष स्थान प्राप्त है निबंधों में, और बीच में हास्य, व्यंग्य और विनोद भी दिखाई पड़ता है। उसके साथ ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा में प्रवाह लाने के लिए इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रचुर प्रयोग किया है। व्यावहारिक शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। फारसी, अरबी, उर्दू के शब्दों को भी इन्होंने साहित्य में लिया है। इनका जो निबंध है तुलसी के सामाजिक मूल्य, उसमें इन्होंने सामान्य तुलसी को के विषय में, तुलसी के दास के विषय में बताया है कि सामान्यतः तुलसी को एक भक्त कवि के रूप में ही अधिक प्रतिष्ठा मिली और उन्हें परंपरागत सामाजिक मूल्यों का ही पोषक माना जाता है। परंतु रामविलास शर्मा ने तुलसी के काव्य की प्रगतिवादी समीक्षा की, उन्हें स्थापित किया इसी रूप में कि महाकवि तुलसी का अपने काव्य में उन सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं जो आज प्रासंगिक हैं। इसलिए तुलसी का काव्य हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। तुलसी आज भी इसलिए अमर है, तुलसी आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि उनका साहित्य, उनका काव्य सामाजिक है। इस सामाजिकता के कारण ही आज भी जन उससे उन्हीं रूप में जुड़ा हुआ है। जिस मानव प्रेम की प्रतिष्ठा तुलसी करते हैं वह सारे समाज को एक सूत्र में बांधता है। तत्कालीन प्रचलित वैषम्य, ज्ञान, भक्ति, निर्गुण, सगुण, वैष्णव, शैव, इन सब के बीच में वो समन्वय स्थापित करके सारे मानव समाज को एक देखना चाहते हैं। दलितों के पक्षधर हैं, दीनों और दलितों के पक्षधर हैं, मानवीय गुणों के भी पक्षधर वे हैं। हम तुलसी के सामाजिक मूल्य की निबंध की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि रामविलास शर्मा तुलसीदास को भक्ति आंदोलन के श्रेष्ठ कवि, आंदोलन निर्माता और उपलब्धि मानते हैं। वो कहते हैं भक्ति आंदोलन
जो है वो भारत में प्रारंभ होने वाला अखिल भारतीय आंदोलन है, अर्थात संपूर्ण देश में व्याप्त आंदोलन है। भक्ति आंदोलन किसी एक क्षेत्र या प्रदेश की भावना से उद्भूत आंदोलन नहीं है, बल्कि संपूर्ण देश में व्याप्त होने वाला आंदोलन है। कश्मीर में ललदेव कवि, तमिलनाडु में आंदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, भारत के इन भक्त कवियों ने लगभग अपने 1500 वर्षों तक जनता के हृदय को अपनी अमृतवाणी से सींचा था। वही भक्ति आंदोलन था जो इस रूप में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से प्रारंभ होकर चला है। धीरे 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 जनता को इस आंदोलन ने भावात्मक रूप से एक किया, और इस भावात्मक एकता का मुख्य भाव था भक्ति। यद्यपि उस समय संचार के साधन आज की तरह उपलब्ध नहीं थे, आज की तरह आधुनिक तकनीक नहीं थी, छापे खाने का विकास नहीं था उस रूप में, और आवागमन के साधनों की भी उतनी सहूलियत नहीं थी जिस रूप में आज हम सहूलियत को महसूस कर पाते हैं। परंतु फिर भी उपलब्धि यहाँ पर भक्ति आंदोलन की ये है, या एका ये है कि विभिन्न प्रदेश के साहित्यकार और विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार परस्पर एक दूसरे से परिचित भी थे और एक दूसरे का सम्मान भी किया करते थे। यह बात हिंदी तथा अन्य भाषाओं के साहित्य में मिलने वाली समानताओं को देखकर समझी जा सकती है। रामविलास शर्मा ऐसा कहते हैं। साथ ही जब भक्ति आंदोलन की ओर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन ऊपरी सतह पर फैलने वाला आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन में जितना फैलाव था उतनी ही गहराई भी थी, और उसका कारण ये था कि ये एकता भावात्मक थी। दूसरी चीज, ये केवल शिक्षित संस्कृत भाषा के समान, जब ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, भक्ति आंदोलन को जिन कवियों ने प्रारंभ किया, उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी कि वह शिक्षितों तक सीमित हो, बल्कि इसकी जड़ें नगरों गांवों की अनपढ़ जनता तक भी फैली हुई थी। इस रूप में ये लोकप्रिय और जनप्रिय आंदोलन था। भक्ति आंदोलन दूसरी तरफ एक अखिल भारतीय आंदोलन था। इसमें विभिन्न प्रदेशगत, एक ओर तो ये अखिल भारतीय था, दूसरी ओर प्रदेशगत जातीय आंदोलन भी था। हर जाति के लोग इसमें सम्मिलित थे, हर प्रदेश के लोग इसमें सम्मिलित थे, और इसी कारण जाति, प्रदेश और राष्ट्रीयता, इस क्रम में विकसित यह आंदोलन था। अनेक विद्वान जो ये मानते हैं कि भावात्मक और राष्ट्रीयता का पाठ अंग्रेज़ों ने पढ़ाया, उन्हें यह जानना आवश्यक है। रामविलास शर्मा ये बात कहते हैं कि अनेक विद्वान तो ये मानते हैं कि अनेक विद्वान जो यह मानते हैं कि यह जो आंदोलन था और भावात्मक और राष्ट्रीयता का जो पाठ था वो हमें अंग्रेज़ों ने पढ़ाया था, उन्हें जानना आवश्यक है कि भक्ति आंदोलन अनेक में जो था उसमें अनेक जुलाहे, दर्जी, नाई, महार, चमार आदि विविध वर्णों के लोग शामिल थे। वर्णाश्रम, धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है, वैसे आधुनिक साहित्य में भी नहीं है। चाहे कबीर हो या तुलसी, दोनों के यहाँ संत और भक्त पर्याय है। जायसी वेद, पुराण, कुरान सभी का आदर करते हैं। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी भक्ति के लिए प्रेम को ही महत्व देते हैं, और प्रेम से उनका तात्पर्य मानव प्रेम से है। वह प्रेम जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, उस प्रेम से है। वही प्रेम मानवीय प्रेम से ऊपर उठकर मनुष्य को ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कराता है। निर्गुण, सगुण, जड़, चेतन, ज्ञान और भक्ति, इनका भेद तुलसी आदि के समय में कतई नहीं था। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, इन सभी की एक सामान्य दार्शनिक भूमि थी।
उसी के अनुरूप उनके साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु में भी समानता है।